हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर जिसमें है टॉपिक बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 11 में भी है, क्लास 12 में भी है और बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी इसे आपको समझाने की बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था इसे बोर्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, जो 1913 में दिया गया था। Neil proposed a theory regarding a structure of atom known as Bohr's atomic model, Bohr's atomic theory और Bohr's theory। ये जो थ्योरी है ये नील बोर ने दिया था, साइंटिस्ट है नील बोर। इन्होंने जो थ्योरी दिया था ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है कि एटम कैसा है, इसके रिगार्डिंग में इन्होंने ये थ्योरी दिया था। और इसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जानते हैं, जो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी है और बोर्स थ्योरी है। ठीक है, द मेन पॉइंट्स ऑफ बोर्स थ्योरी आर एज फॉलोज। जो बोर्स थ्योरी ने अपने थ्योरी में जो मेन पॉइंट्स बताए हैं वो ऐसे जो नीचे दिए गए हैं वही है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन एन ओनली इन सम सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। तो उनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन कुछ इस सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है जिसको उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दे दिया था, और इसे एनर्जी लेवल का भी उन्होंने नाम दिया था। तो उनका कहना था कि कुछ ही सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ पे जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जो स्टेशनरी ऑर्बिट है। और इस तरह से उन्होंने n=1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए केशल बताया है, जिसे फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, और n=2 जो एल शेल बताया है, जिसे सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। इस तरह से आप और भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने अपने थ्योरी में बताई वो ये थी कि द एनर्जी ऑफ ए स्टेशनरी ऑर्बिट इज कांस्टेंट, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ईच स्टेशनरी ऑर्बिट हैज़ सम फिक्स्ड एनर्जी। इसका मतलब कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट है ना उसका जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है, यही कहना है। और थर्ड है ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सच ऑर्बिट्स एन इलेक्ट्रॉन नाइदर लूज और नॉट गेन एनर्जी। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस टाइम वो एनर्जी को ना ही लूज़ करता है ना ही गेन करता है। ये एनर्जी का कंजर्वेशन है, ये हम सभी को मालूम है। और चौथी बात जो उन्होंने बताई, नील बोर प्रपोज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ए स्टेशनरी ऑर्बिट। उन्होंने हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए एक एंगुलर मोमेंटम डिक्लेयर कर दिया था, जो था द एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, MVR जिसे बोलते हैं, शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ये जो है जो एंगुलर मोमेंटम है ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2 का, ऐसा उन्होंने बताया था। ठीक है, और जो इसे अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर देखना चाहें तो ऐसा होगा MVR=NH/2 पाई। यहाँ पे h/2 पाई को हम लोग h क्रॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेयर जो n है स्टेशनरी ऑर्बिट है जो 1 2 3 हो सकता है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका जो वैल्यू है 6.627 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग, क्योंकि 1 जूल = 10⁻7 अर्ग्स होते हैं, और 6.627 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और जो है ये फिफ्थ पॉइंट जो था वो उन्होंने स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग बताया है, स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग में। बोर यूटिलाइजेस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लीडिंग टू स्पेक्ट्रम। उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज़ किया था स्पेक्ट्रम बताने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, यहाँ पे हमें क्वांटम थ्योरी समझना पड़ेगा कि क्या था जो बोर्स ने यूज़ किया था। तो एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट ए continuous process, rather it takes place discontinuously in the form of small packets or bundles of energy called quantum. In terms of flight, quantum is expressed as photon। कहने का मतलब है कि जो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन है एनर्जी का वो डिसकंटिन्यूस नहीं होता है, एक लगातार प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये डिसकंटिन्यूसली होते रहता है, और ये स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में होता है जिसे हम क्वांटम बोलते हैं। और अगर ये एनर्जी के कंपैरिजन में अगर एनर्जी के प्लेस पे अगर लाइट आ जाए तो इस क्वांटम को हम लोग बोलने लगते हैं फोटोन। ठीक है, क्वांटम जो है सिंगुलर है और क्वांटा जो है वो प्लूरल है। तो क्वांटम जो हम यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय द इक्वेशन, जो इक्वेशन है एनर्जी कैसे दिया जाता है, तो ये E=h μ, ये प्लैंक्स इक्वेशन है, वेयर h प्लैंक्स कांस्टेंट, μ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और एनर्जी ऑफ ए फोटोन।
सिंस एनर्जी जो फोटोन है ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, और हम लोग ये प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो कि एच है। इसे प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। इस पूरे इक्वेशन को प्लैंक्स इक्वेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 6th point, electronic transition, that is transition of electron from one energy level to another energy level may lead to the formation of spectral lines। जो 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 स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से ही बनता है। जब वन एनर्जी लेवल से अनदर एनर्जी लेवल में जाता है तभी जो है स्पेक्ट्रल लाइन या फिर स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। स्पेक्ट्रल लाइन को ही हम लोग स्पेक्ट्रम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू ए हाई एनर्जी ऑर्बिट, अगर लोअर एनर्जी ऑर्बिट से अगर कोई हाई एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। मतलब कि जैसे कि उसके पास कम एनर्जी है तो ज़्यादा एनर्जी के पास गया तो उसे कम एनर्जी है तो उसके पास तो शुरू में कम एनर्जी था, जब वो गया तब फिर उसे एनर्जी मिली तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ एनर्जी का। सिमिलरली इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू ए लोअर एनर्जी, इमिशन ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस। जब अप एनर्जी से नीचे आएगा तो उसे बोलते हैं अप एनर्जी ट्रांजिशन, और अगर नहीं लोअर एनर्जी से अगर हाई एनर्जी में आएगा सॉरी तो उसे अप एनर्जी ट्रांजिशन, और अगर हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो उसे डाउन एनर्जी ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज डाउन एनर्जी ट्रांजिशन। एज अ रिजल्ट ऑफ डाउन एनर्जी ट्रांजिशन द emission is transformed into light energy and appeared in the spectral lines। तो जब लोअर से जब हायर में जाता है तो डाउन एनर्जी ट्रांजिशन होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं डाउन एनर्जी ट्रांजिशन। और इसी टाइम में हमारा जो है स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म होता है, और इसे हम स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, तभी हमें स्पेक्ट्रम दिखता है। फिर 7 पॉइंट जो है वो बोर्ड रैप द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। तो रेडियस और एनर्जी का एक्सप्रेशन भी दिया था बोर्ड ने, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। आपको समझ में आया होगा ना कि अप एनर्जी ट्रांजिशन डाउन एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है। सिमिलरली इसे याद रख सकते हैं कि अगर लो से हाई में जा रहा है, मतलब लो से हाई में जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो अप एनर्जी ट्रांजिशन, और हाई से लो में आ रहा है, नीचे में आ रहा था डाउन एनर्जी ट्रांजिशन। और जब हाई से जब लो में आता है ना तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है, और जब वो लोअर एनर्जी में आता है तो वहाँ पे तो कम ही एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जितना सफिशिएंट एनर्जी होता है वो उसे दे देता है। लेकिन जो बाकी एनर्जी बच जाता है वही हमें जो है स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्म में दिखता है, एक शाइनिंग सा चमकता है, और वही हमें स्पेक्ट्रम दिखता है। तो वहीं पे हमारा स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक था। अब इससे अगले हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए पूरा।